नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जेंडर यानी कि लिंग के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि लिंग क्या होता है और लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है, लिंग बायस क्या होता है और स्टीरियोटाइप लिंग स्टीरियोटाइप क्या होता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो चलिए इसे करते हैं और समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है जेंडर। जेंडर क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित भूमिकाएं, व्यवहार और अपेक्षाएं है जो समाज स्त्री और पुरुष के लिए निर्धारित करता है। यानी कि जेंडर क्या होता है कि समाज द्वारा एक संरचना बनाया गया है कि स्त्री पुरुष की जो व्यवहार होते हैं, जैसे स्त्री को घर का काम करना है, उसको घर का खाना बनाना है, पुरुष को बाहर काम करना है। ये जो है जेंडर समाज द्वारा तय किया गया है। ये समाज ने सब चीज स्थापित किया है कि पुरुष बाहर का काम करेगा, महिलाएं घर के अंदर के काम करेंगी, महिलाएं घर के जो भी खाना बनाना है या बच्चों को देख रेख करना, बच्चे का पालन पोषण करना, ये सब महिलाएं काम करेगी। बाहर पुरुष, जो भी पुरुष है बाहर का काम करेंगे। ये जो है जेंडर की रचना की गई है समाज द्वारा। ठीक है, इसको ही हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं अगला पॉइंट है लिंग यानी सेक्स क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो यह स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से संबंधित है, जैसे गुणसूत्रों और जननांग। यानी कि लिंग सेक्स क्या होता है कि ये स्त्री और पुरुष की जो बीच की जो कड़ी होती है, इसमें जैविक अंतर होता है, यानी कि बायोलॉजिकल अंतर होता है। जैसे कि स्त्री पुरुष में जो उसकी शारीरिक बनावट होती है, उसकी गुणसूत्रों की जो बनावट होती है, इसके अनुसार उनके जो बीच अंतर हमको देखने को मिलता है, उसको हम लिंग या सेक्स कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष की जो बनावट होती है वो अलग अलग होती है। पुरुष में दाढ़ी आती है, स्त्रियों में दाढ़ी नहीं आती है। तो इस तरीके से जो उनकी शरीर के जो बनावट होती है, उसको हम लिंग या सेक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैविक अंतर को हम लिंग या सेक्स कहते हैं स्त्री पुरुष के। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि मुख्य अंतर, यानी कि जेंडर में और लिंग में क्या मुख्य अंतर, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जेंडर समाज द्वारा बनाया जाता है जबकि लिंग जैविक होता है। यानी कि जो जेंडर होता है कि जैसे मान लीजिए कि पुरुष को बाहर काम करना है, स्त्री को घर के अंदर काम करना है, स्त्री को खाना बनाना है, पुरुष को ऑफिस जाना है। ये जो समाज द्वारा बनाया गया है, इसको हम जेंडर कहते हैं। यानी कि इसके तहत पुरुष ने इसको तय किया कि स्त्रियां घर के काम करेंगी, पुरुष बाहर के काम करेंगे। ये पुरुष जो बाहर के काम करेंगे, स्त्री अंदर के काम करेंगे। ये एक जेंडर का जो बनाने का कंसेप्ट है, ये समाज द्वारा बनाया गया है। क्योंकि लिंग क्या होता है कि लिंग जैविक रूप से होता है, यानी कि बायोलॉजिकल रूप से जो है लिंग होता है। दूसरा है जेंडर की भूमिका अलग अलग समाज और समय के साथ बदल सकती है जबकि लिंग अस्थायी होता है। यानी कि जेंडर की भूमिका जो है अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप से बदल सकती है। कुछ समाजों में स्त्रियों को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है, कुछ समाज में स्त्रियों को ज्यादा महत्व नहीं मिल सकता है कामों को लेकर। वो बाहर भी काम कर सकती हैं, अंदर भी काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो जेंडर की भूमिका है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। लेकिन लिंग क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कि जो पुरुष की शरीर की बनावट होती है उसमें चेंजिंग नहीं होगा, जो महिला की शरीर की बनावट होती है उसमें चेंजिंग नहीं होगा, वो अस्थायी रहेगा। ठीक है, ये लिंग और जेंडर में मुख्य अंतर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जेंडर भूमिका यानी जेंडर रोल। यानी कि जेंडर का क्या रोल होता है, समाज द्वारा इसको किस तरह से निर्धारित किया गया है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक आता है ये सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं कि लड़के और लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जेंडर भूमिका में क्या होता है कि समाज तय किया होता है कि लड़कों का काम क्या होता है और लड़कियों का काम क्या होता है। ठीक है, उनके व्यवहार द्वारा ये तय किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये सामाजिक अपेक्षाएं होती है कि लड़के और लड़की को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में जैसे हम समझ लेते हैं कि ये समाज द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, कि लड़कियों को गुड़ियों से खेलना सीखना है और लड़कों को बाहर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये जेंडर भूमिकाएं होती है समाज द्वारा। जेंडर भूमिकाएं जैसे यानी कि लड़के क्या करेंगे कि गुड़ियों के साथ खेलेंगी, बच्चे क्या करेंगे कि गन के साथ बंदूक के साथ खेलेंगे, लड़के बाहर जाकर काम करेंगे, लड़के घर का काम करेंगे। ये जेंडर भूमिका समाज द्वारा बनाया गया है। जैसे ये निर्धारित नहीं है कि
लड़के इन कामों को करेंगे, लड़कियां इस कामों को करेंगे। दोनों काम बराबर रूप से दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये समाज द्वारा बना दिया गया है कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी, लड़का गुड़िया से नहीं खेल सकता है। लड़का गन से खेलेगा, लड़कियां गन से नहीं खेल सकती हैं। ये समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसी को जेंडर रोल हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अगला जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात। जेंडर बायस क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। यानी कि जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस क्या होता है कि, यानी कि जेंडर बायस क्या होता है कि ये जेंडर बायस तब होता है जब उसके व्यक्ति के जेंडर के आधार पर भेदभाव किया। जैसे मान लीजिए कि स्त्री है तो घर का काम करेगी, घर का झाड़ू पोछा करेगी, घर का खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी। पुरुष है जो बाहर का काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, बाहर घूम के काम करेंगे। ये जो है जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस को दिखाता है। यानी कि हम स्त्री और पुरुष में भेदभाव कर रहे हैं कि महिलाएं केवल घर का काम करेगी, पुरुष केवल बाहर का काम करेंगे। तो इसको हम जो काम करने के रूप में बांट दिए हैं कि महिलाएं हल्के काम करती हैं, महिलाएं कमजोर होती हैं, पुरुष ज्यादा काम करते हैं, बलवान होते हैं। तो इसको हम जेंडर पक्षपात कहते हैं, यानी कि जेंडर बायस कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि कक्षाओं में शिक्षक को लड़कों को अधिक मौका देना, या यह मानना कि लड़के विज्ञान में बेहतर होते हैं जबकि लड़कियां कला में। यानी कि उदाहरण के रूप में जैसे हम समझ सकते हैं कि जो कोई कक्षा में शिक्षक जैसे जेंडर बायस होता है। जेंडर बायस होना नहीं चाहिए शिक्षक को, लेकिन जेंडर बायस के रूप में केवल आप समझेंगे कि जी, केवल आप ये समझेंगे कि विज्ञान के जो भी सब्जेक्ट चल रहे हो और विज्ञान के सब्जेक्ट में केवल पुरुषों से केवल बालकों से प्रश्न पूछा जाए और लड़कियों को ये माना जाए कि ये केवल कला में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो इसको हम जेंडर बायस या जेंडर पक्षपात कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ये लगेगा कि जैसे टीचर या शिक्षक सोचेगा कि विज्ञान में जो हम पढ़ा रहे हैं विज्ञान, उसमें केवल पुरुष ही या केवल लड़के ही अच्छा कर पाएंगे, लड़कियां अच्छा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लड़कियां विज्ञान को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ती हैं और कला में लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। तो ये जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद अगला है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइपिंग। अब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जेंडर के आधार पर लोगों के बारे में एक अति सामान्यकृत एवं पूर्व काल्पनिक धारणा है। यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है कि ये जेंडर के आधार पर ये हमारी सोच या अति सामान्यकृत या पूर्व काल्पनिक धारणा बन जाती है कि पुरुषों को बाहर काम करना है, महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती हैं, महिलाएं कमजोर होती हैं, कोई ज्यादा भारी काम नहीं कर सकती हैं, वो केवल घर का काम कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं, बच्चों को पाल सकती हैं। तो ये जो सोच होता है उसको हम जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहते हैं। इसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़के केवल घर का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो बातें कर रहे हैं हम, ये स्टेरियोटाइप या जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहलाता है। यानी कि लड़के कभी रोते नहीं रहते हैं, लड़के बलवान होते हैं, लड़के लड़कियों जैसे नहीं रोते हैं। ये जो तुलना हम कर रहे हैं ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को दर्शाता है, ठीक है। केवल ये कहें कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां गणित में अच्छी नहीं होती है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को बताता है, ठीक है। अगर कहें कि घर का काम केवल लड़कियां करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, तो ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एक उदाहरण होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है शैक्षिक अभ्यास में रूढ़िवादिता, यानी कि जो पठन पाठन में हम रूढ़िवादिता देखते हैं उसमें कैसे देखते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो कक्षा में लड़कियों से ये उम्मीद रखना कि उन्हें केवल शांत रहने वाले कार्यों में लगाना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई शिक्षक के अंदर ये जेंडर स्टीरियोटाइप का कंसेप्ट बैठ गया है कि जो भी लड़कियां होती हैं उसको केवल शांत माहौल में रहते हुए कोई आसान काम को करना है, भारी काम नहीं कर सकती हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को उसके अंदर दर्शाता है। यानी कि महिलाओं को कमजोर समझना उस काम के लिए कि जो काम न कर सके, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यानी कि
पुरुष उसको काम को अच्छी तरीके से कर सकेंगे क्योंकि वो बलवान होते हैं। महिलाएं उस काम को नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो ज्यादा बलवान या ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि दोनों को समान रूप से काम देना चाहिए। स्त्री को भी बाहर काम करने के लिए देना चाहिए, पुरुष को भी बाहर करने के लिए देना बतलाना चाहिए। पुरुष भी बच्चों को देखभाल कर सकता है, घर का खाना बना सकता है, महिलाएं भी बाहर का काम कर सकती है। तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टेरियोटाइप कमी होती है इस चीज से करने से। ठीक है, इसके बाद अगला है इसके बाद अगला है जेंडर समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ है सभी जेंडर के लोगों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना। यानी जेंडर इक्विटी का मतलब यह है कि जो कार्य हम पुरुषों के लिए कह रहे हैं वो स्त्रियों के लिए भी लागू हो। जैसे मान लीजिए कि बाहर का काम केवल पुरुष ही ना करें, स्त्रियां भी कर सकती हैं। कम बाहर में प्राइवेट जॉब स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। घर का काम पुरुष भी कर सकता है, घर का जो भी खाना बनाना हो, देख रेख करना हो, वो पुरुष भी कर सकता है। इसको जेंडर समानता या जेंडर इक्विटी कहते हैं। यानी कि जो कार्य हम पुरुष को दे रहे हैं वो महिलाओं को भी कार्य करने को दें, तो इसको हम जेंडर इक्विटी कहते हैं। यानी कि समान जेंडर समानता, यानी कि सबको समान एक बराबर समझे। ठीक है, 8 घंटा का काम पुरुष भी कर रहा है तो 8 घंटा का काम महिला भी करे, उसको भी समान वेतन मिले, पुरुष को भी महिला को भी समान वेतन मिले, तो इसको हम जेंडर समानता यानी जेंडर इक्विटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये लैंगिक पक्षपात और रूढ़िवादिता को समाप्त करने में मदद करता है। यानी कि जेंडर समानता यानी जेंडर इक्विटी क्या होता है कि ये जो रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप सोच है और जेंडर बायस है, इसको दूर करने या समाप्त करने में ज्यादा मदद होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, एक शिक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिले। ठीक है, एक शिक्षक को क्या चाहिए, रूढ़िवादिता और पक्षपात को दूर करने, लैंगिक पक्षपात को दूर करने के लिए सभी बच्चों को एक समान अवसर, या बच्चे हो या बच्ची हो, उसको समान अवसर देना चाहिए। और कोई भी विषय हो उसमें समान रूप से बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों से भी प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जेंडर समानता यानी जेंडर इक्विटी लैंगिक पक्षपात और रूढ़िवादिता को समाप्त करती है। ठीक है, तो ये जेंडर इक्विटी। ठीक है, इसके बाद अगला है एक शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए जेंडर को लेकर, किसी शब्दों को लेकर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करें, यानी कि जो भी हम भाषा जैसे बड़े बड़े पदों पर भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम जेंडर तटस्थ होकर करें। जैसे मान लीजिए कि चेयरमैन होता है, तो इसमें चेयरमैन मतलब कि केवल एक पक्ष का नाम ले रहे हैं, केवल पुरुष पक्ष का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके जगह आपको चेंज करके उसको चेयरपर्सन कहना चाहिए, इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दोनों जेंडर की भूमिका नजर आए। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षक को किसी दो पक्षों को यूज करते समय उसको भाषा का भी ध्यान होना चाहिए कि हमें दोनों पक्ष को लेकर साथ चलना है। ठीक है, तो चेयरमैन ना करके चेयरपर्सन का है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, सकारात्मक रोल मॉडल दिखाना चाहिए, यानी कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं और पुरुषों के उदाहरण दें। यानी कि एक शिक्षक को क्या चाहिए कि सकारात्मक रूप से किसी रोल मॉडल को दिखाना चाहिए बच्चों को। यानी कि महिला पुरुष या कोई महिला है या पुरुष है तो दोनों का उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, केवल एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई महिला ज्यादा बड़े पद पर है तो उसकी व्याख्या करना चाहिए, उसकी बातों को बतलाना चाहिए कि किन कारणों से वो आगे गई है, पुरुषों को भी उसके किन बातों से वो आगे गया है, इस चीजों को बतलाना चाहिए छात्रों को। दोनों स्त्री पुरुष दोनों की व्याख्यान करना चाहिए। ठीक है, कोई भी उदाहरण दे दो। ठीक है, इसके बाद पक्षपात से बचे, कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से प्रोत्साहित करे और अवसर दे। यानी कि एक शिक्षक को क्या चाहिए कि पक्षपात से बचना चाहिए, यानी केवल बच्चों को मौका नहीं देना चाहिए, बच्चे को भी मौका देना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए या किसी प्रश्न को पूछने या करने के लिए। ठीक है, केवल बच्चों का ना मौका दें, समान रूप से दोनों को मौका बराबर का दें, स्त्री को भी पुरुष को भी। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षक को पक्षपात से बचना चाहिए। चौथा है विचारशील बने, यानी कि अपने स्वयं के जेंडर पूर्वाग्रहों को पहचाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यानी कि अपने स्तर पर
जो भी कक्षा में या जो भी आपके आसपास जो भी गतिविधि हो रही है, जैसे जेंडर प्रो वगैरह हो या जेंडर बायस आपके सामने या जेंडर स्टीरियोटाइप हो रहा है, तो उस पर विचार करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये जेंडर के बारे में रहा, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।